नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 मार्च सन 2025। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 9:12 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में हैप्पी कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की नई योजना, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा विधानसभा में सीएम विनेश फोगाट आमने सामने, एमएलए बोली महिलाओं को 2100 रुपए देने की तारीख बताओ, बेदी बोले कांग्रेस सरकार में खटाखट आए क्या। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 15,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली, जल्द होगी नियुक्ति। यातायात नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, छोटी सी गलती पर होगा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, बताएंगे पूरी अपडेट। आंगनवाड़ी कर्मचारियों का विरोध, पोषण ट्रैकर ऐप में विभिन्न समस्याएं, मानदेय समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। हरियाणा में गरीबों के अपने घर का सपना होगा अब पूरा, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे हुआ शुरू। हरियाणा को बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार में 1103 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कैग का खुलासा, टैक्स छूट दी, पेनल्टी नहीं वसूली तो वहीं प्राइवेट फर्मों के 3 करोड़ छोड़े। खाटू श्याम और सालासर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी हरियाणा सरकार, इस महीने से होने जा रही है प्रारंभ। कांस्टेबल ट्रेडमैन के पदों पर निकली भर्ती, 3 अप्रैल तक करें आवेदन, जानिए पूरी अपडेट। और बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की, 30 सैनिक मारे, आर्मी ने 214 में से 80 बंधक छुड़ाए, अभी भी सेना का ऑपरेशन जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में गर्मी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है और पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में बरसात के आसार जताए गए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। वर्तमान में राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश का महेंद्रगढ़ जिला सबसे गर्म रहा, यहाँ का तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। जो इलाके राजस्थान से सटे हुए हैं वहाँ अभी से तेज गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ राहत जरूर मिलेगी, उसके बाद फिर से तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं आज यानी 12 मार्च से लेकर 14 मार्च के दौरान बरसात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में कांस्टेबल ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास व संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित होने चाहिए। जनरल, OBC व EWS के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है, तो वहीं SC, ST व ESM और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। SC, ST को 5 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है, तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 साल की छूट रहेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2025 है। हरियाणा में हैप्पी कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इन लोगों को खास सुविधा प्रदान की है। अब लोग फोन की तरह अपने हैप्पी कार्ड को रिचार्ज करवा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए AU बैंक ऑथोराइज्ड किया है। इस बैंक से हैप्पी कार्ड धारक 100 रुपए से अपनी मनमर्जी से रिचार्ज करवा सकेंगे। रिचार्ज करवाने पर हैप्पी कार्ड धारकों को सफर में टिकट के लिए पैसे रखने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भविष्य में उनको सरकार की ओर से टिकट में रियायत मिलने की भी संभावना रहेगी। वहीं कंडक्टरों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। उनके खुले पैसे रखने के लिए होने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। हरियाणा में 1,80,000 रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना का लाभ मिलता है। इसके तहत हैप्पी कार्ड धारकों को रोडवेज बसों में हर वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर का लाभ मिलता है। ध्यान रहे कि हैप्पी कार्ड पर यात्रा के दौरान लोगों को अपने साथ अपना आधार कार्ड अवश्य रखना होगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत हरियाणा के 9 जिले के जरूरतमंद गरीब परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिलाने के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। इस विषय में जानकारी देते हुए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद है जिनके पास अपना खुद का कोई घर नहीं है या फिर वे किसी टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं। ग्राम सचिव सर्वेयर के तौर पर गाँव-गाँव जाकर पात्र लोगों की पहचान करके आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई आवेदक स्वयं अपना आवेदन करना चाहता है तो वह आवास प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से खुद भी आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को स्थायी पक्का आवास प्रदान किया जाता है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने बताया कि सर्वे का काम 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि वास्तविक पात्र परिवारों को इस योजना का फायदा मिल सके। इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए कुल 1,38,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में 45,000 रुपए, दूसरी किस्त के तौर पर 60,000 रुपए और तीसरी किस्त में 33,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम सचिव से संपर्क किया जा सकता है।
हरियाणा में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 15,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इस बारे में सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने सदन के पटल पर यह जानकारी प्रदान की। राज्य में 1,15,325 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 92,556 रेगुलर हैं। HKRN के तहत 7,110 कार्यरत हैं। कुल मिलाकर 99,666 शिक्षक हैं, जबकि 15,659 पद खाली पड़े हैं। प्राइमरी टीचर के पदों की बात करें तो 2,557 पद खाली हैं। TGT के 4,583 पद खाली हैं। वहीं PGT के 8,519 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग की ओर से PRT की भर्ती के लिए मेवात कैडर के 1456 पदों को भरने के लिए 9 सितंबर 2024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को पत्र लिखा गया है। वहीं TGT के 3,427 पदों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को इंटेंट भेजा गया है। वहीं PGT के 4,780 पदों को भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC को मांग पत्र भेजा गया था। इस मांग पत्र के खिलाफ 1672 पदों की सिफारिशें डिपार्टमेंट में प्राप्त हो चुकी है। नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाला नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले इस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा की पिछली भाजपा जननायक जनता पार्टी यानी JJP गठबंधन सरकार में 1,103 करोड़ 94 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसका खुलासा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की रिपोर्ट में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस में यह नुकसान हुआ है। 104 यूनिट के 2,552 मामलों की जाँच में यह गड़बड़ी सामने आई है। 1,077 मामलों में 643.07 करोड़ रुपए की कमियां खुद विभागों ने स्वीकार की है। वहीं कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार में राजस्व से जुड़े कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे कि सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। इसमें कुछ चीजें टैक्स फ्री कर दी गई, अवैध शराब की पेनल्टी नहीं वसूली गई। वहीं प्राइवेट फर्मों को रजिस्ट्री में 3 करोड़ रुपए की छूट दी गई। इसके अलावा गलत रेट से रजिस्ट्री करने की वजह से भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध शराब के लिए अपराधियों से पेनल्टी वसूलने, लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने में पहल नहीं की गई। इसके चलते सरकारी राजस्व को कुल मिलाकर 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग के महालेखाकार ने यह भी कहा है कि सरकार का लेन देन के नियमों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहा। इस वजह से निर्धारित सीमा से अधिक ग्रेजुटी का भुगतान, दोहरी पेंशन निकासी और LTC की दोहरी निकासी के मामले भी सामने आए हैं। हरियाणा में मंगलवार को बजट सत्र के तीसरे दिन लाडो लक्ष्मी योजना और गोहाना की जलेबी को लेकर खूब हंगामा मचा। कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने पूछा कि महिलाओं को 2100 रुपए कब मिलेंगे। इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पहले वे बताएं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां खटाखट मिले क्या। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इस योजना का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, सरकार जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेगी। जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने गर्ल्स कॉलेज की मांग रखी। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि 2 किलोमीटर दूर ही लड़कियों का कॉलेज है। इसके बाद CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 किलोमीटर दूरी पर एक इंटर कॉलेज भी है, वहां भी सीटें खाली पड़ी हैं। पहले इन्हें भरने में सभी सदस्य मदद करिए, उसके बाद जो भी जरूरत होगी उसे पूरा कर लिया जाएगा। सदन की कार्यवाही 12 मार्च को सुबह 10 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। यह बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। CM नायब सिंह सैनी 17 मार्च को बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे। हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार नूंह के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ सोना इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले उद्योगों का जोन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 500 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। इस प्रोजेक्ट पर 622 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। सूबे की नायब सैनी सरकार इस योजना से नूंह जिले के हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इसे खरखोदा IMT की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे सोना में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि सोना IMT में 1000 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रोजेक्ट से हरियाणा के औद्योगिक ढांचे को और अधिक मजबूती मिले और निवेशकों को आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। सरकार ने दावा किया है कि इन योजनाओं से प्रदेश का औद्योगिक विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वर्तमान में यहाँ 100 एकड़ जमीन पर बैटरी बनाने वाले उद्योग के भवन का निर्माण किया जा रहा है। सोना IMT में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले उद्योगों का जोन विकसित होने की खबर सामने आने पर जिला नूंह के लोगों ने खुशी जाहिर की है। इससे लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नारनौल स्थित ऐतिहासिक ढोसी पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के तत्वाधान में ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के ढोसी पहाड़ी पर 57 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे की निर्माण प्रक्रिया लगभग पूरा होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इस रोपवे की बदौलत ढोसी के पौराणिक महत्व के तीर्थ स्थल पर आम जनता की पहुंच को बेहद आसान बनाया जाएगा। साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री
मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हेलीकॉप्टर से ढोसी पहाड़ी का निरीक्षण करते हुए इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। करीब 57 करोड़ रुपए की लागत राशि से तैयार हो रहे रोपवे निर्माण कार्य को इसी महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में ढोसी पहाड़ी की प्राकृतिक छटा देखते हुए इसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्राकृतिक उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। चारों तरफ से पहाड़ की चोटियों से घिरा हुआ बीच का समतल स्थल अपने आप में एक स्वास्थ्यवर्धक, मनमोहक व रमणीय स्थल है। इसके साथ ही पहाड़ की ऊंची चोटियों पर कुछ समतल चट्टानें पैराग्लाइडिंग व रोप क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर खेलों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। यह पहाड़ महर्षि च्यवन जैसे संत की तपोस्थली होने के अतिरिक्त महाभारत काल का एक पौराणिक महत्व स्थल है। इस कड़ी में यदि नारनौल में पर्यटन का विकास होता है तो इन पर्यटकों का कुछ दिनों के लिए नारनौल में ठहराव हो सकता है, जो कि इस क्षेत्र में व्यापार व रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा तथा महेंद्रगढ़ जिला देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी नई पहचान दर्ज कराएगा। राजधानी दिल्ली में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी। जो लोग बार बार नियमों का उल्लंघन करते हैं अब उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। यह नियम पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब सरकार इन नियमों को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी में है। बता दें कि परिवहन विभाग दिल्ली पुलिस और सरकार की सिफारिशों पर सख्त कार्रवाई करने को तैयार है। इस बारे में जानकारी देते हुए यातायात विभाग के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि नियमों में सख्ती से सड़क हादसों में कमी आएगी। कुछ लोग शराब पीकर गलत तरीके से वाहन चलाते हैं। ऐसे लोगों को 3 या फिर उससे ज्यादा बार पकड़े जाने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। नए नियमों के तहत बात करें तो यदि कोई शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, उसने 3 या उससे ज्यादा बार नियमों का उल्लंघन किया है, तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 या 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। खाटू श्याम धाम और सालासर बालाजी के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इन दोनों धार्मिक स्थलों के साथ साथ हरियाणा सरकार मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पीताम्बरा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए कागजी कार्रवाई तेज कर दी गई है। फरीदाबाद में सूरजकुंड टूरिस्ट पैलेस के पास बने हेलीपैड को चिन्हित किया गया है, जहाँ से इन तीनों धार्मिक स्थलों के लिए हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी। सूबे की नायब सैनिक सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सूरजकुंड में पहले से ही हेलीपैड बना हुआ है, इसे ही रेनोवेट कर वहीं से धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी। अभी इसे लेकर विभागीय अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सेवा शुरू कर दी जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार से भी बातचीत जारी है, ताकि वहां भी हेलीपैड की व्यवस्था की जा सके। फरीदाबाद से सालासर बालाजी की दूरी 436 किलोमीटर और खाटू श्याम से 338 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ से सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है। लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने पर श्रद्धालु 1 से 1.5 घंटे में इन धार्मिक स्थलों पर पहुंच सकेंगे। हिसार के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। यूनियन की जिला सचिव कृष्णा ने बताया कि नए पोषण ट्रैकर में कई तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। THR यानी टेक होम राशन की एंट्री के समय लाभार्थियों की फोटो अपलोड करनी पड़ती है। एक बार जिस लाभार्थी की फोटो सबमिट होती है उसी को हर महीने राशन देना होता है। वहीं दूसरे लाभार्थियों की एंट्री सिस्टम स्वीकार नहीं करता। कर्मचारियों ने नेटवर्क की समस्या और OTP की दिक्कतों का भी जिक्र किया। उन्होंने मिले मोबाइल फोन की खराब गुणवत्ता की भी शिकायत की। वहीं यूनियन ने मांग किया कि इस नए पोषण ट्रैकर ऐप को तुरंत बंद किया जाए। यूनियन ने गुरुग्राम, दादरी और करनाल में आंदोलन के दौरान बनाए मुकदमों को रद्द करने की भी मांग की। अन्य प्रमुख मांगों में वर्कर्स और हेल्पर्स को कुशल श्रेणी में रखना, ग्रेच्युटी लाभ, PF और ESI की सुविधा देना शामिल है। साथ ही हड़ताल के दौरान बर्खास्त कर्मचारियों को बकाया मानदेय तुरंत जारी करने की भी मांग रखी। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि अगर जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। इंडिया यामाहा मोटर ने अपनी पॉपुलर बाइक FZS FI का अपडेटेड हाइब्रिड वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ये भारत में पहली हाइब्रिड बाइक है। यामाहा ने इसे सिंगल वेरिएंट में पेश किया है और इसकी कीमत 1,44,800 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी है। भारतीय बाजार में यह TVS अपाचे RTR 160, सुजुकी जिक्सर, होंडा SP 160 और बजाज पल्सर N150 जैसी अन्य 150 सीसी श्रेणी की बाइक्स को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। बाइक में सबसे खास इसका इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर यानी ISG है, जो भारत में पहली बार किसी बाइक में इस्तेमाल किया गया है। यामाहा ने अपने पहले इस तकनीक को अपने रे ZR और फेसिनो हाइब्रिड स्कूटर्स में पेश किया था। ISG एक स्मार्ट मोटर जनरेटर के साथ काम करता है, जो बैटरी को चार्ज करता है और फास्ट स्पीड के लिए टॉर्क को बूस्ट करता है। यह स्टॉप एंड गो ट्रैफिक कंडीशंस और ओवरटेकिंग में खास तौर पर उपयोगी है। यह सिस्टम इंजन को साइलेंट स्टार्ट करता है और माइलेज में भी काफी सुधार करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाइक 50 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। हालांकि कंपनी ने बाइक के माइलेज की कोई ऑफिशियल डेटा नहीं बताया है। बाइक में 13 लीटर का फ्यूल टैंक और 138 kg का वजन है। इसके अलावा बाइक में ऑल LED लाइटिंग, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल जल्द ही देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ करार किया गया है। एयरटेल ने मंगलवार यानी 11 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। समझौते के तहत स्पेसएक्स और एयरटेल बिजनेसेज, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। स्टारलिंक पूरी दुनिया में यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट देता है। उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से अधिक सैटेलाइट का दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से किया जा सकता है। स्टारलिंक का काम दूरदराज के इलाकों को भी सैटेलाइट के जरिए तेज इंटरनेट से जोड़ना है। इसमें कंपनी एक किट उपलब्ध करवाती है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉइड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता है। सैटेलाइट के नेटवर्क से यूजर्स को हाई स्पीड, लो लेटेंसी इंटरनेट कवरेज मिलता है। लेटेंसी का मतलब उस समय से होता है जो डेटा को एक पॉइंट से दूसरे तक पहुंचाने में लगता है। अमेरिकी बाजारों में 4% तक की गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर नहीं दिखा। सेंसेक्स 12 अंक की मामूली गिरावट के साथ 74,102 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 37 अंकों की तेजी रही और ये 22,497 के स्तर पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरकर 73,663 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। निफ्टी भी 100 अंकों से ज्यादा फिसल गया। निफ्टी ने 22,314 का डे लो बनाया। सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी शेयरों में रही। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.63% चढ़कर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 1.21% की तेजी रही। मेटल इंडेक्स 0.53% चढ़कर बंद हुआ। प्राइवेट बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.38% गिरा। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 92 रुपए बढ़कर 86,024 रुपए पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 8 रुपए घटकर 96,624 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,350 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,640 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।